अस्सलाम वालेकुम। आज ईद उल अज़हा का दिन है। मैं यहाँ इस्तांबुल तुर्की में ईद नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपके साथ मैं तुर्की का जो कल्चर है शेयर करूँ। ईद नमाज यहाँ पे कैसे पढ़ाई जाती है और उसके बाद कुर्बानी का तरीक़ाकार यहाँ पे क्या है। मुझे पता है यहाँ पे स्लॉटर हाउस हैं जहाँ पे आप जाते हैं, बकरा सेलेक्ट करते हैं और आपको टोकन दे दिया जाता है और फिर जाके शाम को या दूसरे दिन आपको गोश्त करता है। ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हम जैसे देसी तरीके से जाके बकरा सेलेक्ट करते हैं, बार्गेन करते हैं, उसके बाद फिर हम जाके अपने सामने बकरे को ज़िबा करवाते हैं और फिर उसका गोश्त लेके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये मकसद है। तो देखते हैं, अभी तो नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ मैं, उसके बाद ये इसका एक्सप्लोरेशन है, देखते हैं इसमें मैं कितना कामयाब होता हूँ और आपके साथ ये सारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी मैं मस्जिद पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर मैंने गाड़ी पार्क कर दी है और ये मस्जिद सामने नज़र आ रही है। इसका एक मीनार आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि ये जो छोटी मस्जिद होती है यहाँ पे उसका एक मीनार होता है। इस तरह जो बड़ी सेंट्रल मस्जिद होती है उनके 2 या 3 मीनार होते हैं। तो इसके हिसाब से मस्जिद की इम्पोर्टेंस होती है। मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है और अभी हम लोग जाते हैं। और इसमें यह है कि मैं नमाज के दौरान वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन नमाज के बाद अगर मुझे जो मौका मिलेगा उसमें आपको मैं मस्जिद का माहौल दिखाऊंगा। अभी Elimizden geldiği kadar bunlara da riayet edelim. Evet inşallah hemen bayram namazını anlatıp bitiriyoruz inşallah. Bayram namazı 2 rekattan ibarettir. İmam Hanefi Hazretlerine göre kılınacak inşallah. Aramızda Şafii olan insanlar da var. Şafiiler de niyet ettiğim Allah rızası için İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin taklit edilir. अच्छा, ईद नमाज हो चुकी यहाँ पर। अब ये है कि लोग बाहर आ रहे हैं और यहाँ पे जो लोग आपस में एक दूसरे को मिलते हैं, बिल्कुल वही मंज़र हम लोग देख रहे हैं। लोग अपने कल्चर के हिसाब से मिल रहे हैं। कुछ लोग मुसाफा करके गले मिल रहे हैं। फिर हमने कुछ लोगों को एक दूसरे के बिल्कुल वो जैसे जफ़ी डाल के वो कहते हैं कि गले प्रॉपर तरीके से भी मिल रहे थे। तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो अंदर तो बहुत मस्जिद में ख्याल रखा गया, पूरा फासला था, मास्क थे, लेकिन बाहर आए हैं चूँकि ओपन स्पेस है तो फिर यहाँ पे हमने देखा है कि लोगों को आपस में बड़ा खुल के मिलते जुलते देखा है। और ये एक ईद का बहुत बड़ा इवेंट होता है, नमाज के बाद लोगों का आपस में मिलना। और मेरे ख्याल में ये एक बड़ा हमने इधर ये देखा है कि पुरजोश तरीके से लोगों ने एक दूसरे को मिले। छोटी मस्जिद है, छोटी सी कम्युनिटी है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं आपको नज़र आ रहे। बड़ी मस्जिदों में इस तरह ज़्यादा मतलब इकट्ठ होता है। ये देखें, मुख्तलिफ ग्रुपों में भी लोग गपशप कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि यहाँ पर तुर्की में कुछ औरतें भी यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आती हैं। कुछ हिसाब ये होता है कि जो मस्जिद का टॉप का हिस्सा है औरतों के लिए मखसूस कर दिया जाता है। और यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि ये जो मस्जिदों के सामने जो वज़ू का एरिया होता है, ये एक राउंड सा बनाया होता है और प्रॉपर ट्रेडिशनल टैब्स लगी हैं। तकरीबन हर मस्जिद में मोर और लेस इसी तरह ये का एक हमने सिस्टम देखा है। तो फ़कीर हमने बहुत नहीं देखे। एक औरत हमने देखी मांगने वाली, एक बच्ची थी, लेकिन लोग अपने हिसाब से देख रहे हैं, पैसे दे रहे थे। यहाँ पे कुछ अरबिक लोग भी हैं, जैसे आप देख रहे हैं अरबिक ड्रेस है। टर्किश लोगों का तो पैंट शर्ट जो यूरोपियन ड्रेस वही होता है। तो माशाल्लाह ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, यहाँ रोड की साइड पे ये जानवर खड़े हैं बेचने वाले, तो हम यहाँ रुक गए हैं और बीच में करीबी कसाब की दुकान है। ये ज़्यादातर तो ये दुम्बे हैं, आपको पता है, और भेड़े हैं। तो हमने तो लेना बकरा। तो अभी देखते हैं इधर
इनसे रेट वगैरह पता करते हैं क्या हिसाब है। ये देखें इधर काफ़ी सारे जानवर हैं, ये बकरे शकरे भी हैं इधर, और ये देखें ये, लेकिन बकरे थोड़े से वो पहाड़ी टाइप जो होते हैं ना उस तरह के हैं, लेकिन ये हम नेगोशिएशन करने लगे इनसे भी क्या हिसाब है। ये देखें तो हम लोग चूँकि टर्किश नहीं आती, हम ट्रांसलेटर नहीं लेके आए, तो हम लोग अभी इनसे दोस्त हैं वो जो, अच्छा गूगल ट्रांसलेटर एक बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आप भी कैसे ऐसे मामलात में आते हैं, टर्की में आते हैं, तो कोई भी काम कर रहे हैं तो गूगल ट्रांसलेट ज़रूर इंस्टॉल करें अपने फ़ोन पे और लिख के उनको बताएं ताकि उसकी ट्रांसलेशन हो। और हम भी इसी चीज़ का सहारा ले रहे हैं क्योंकि जी हाँ मेल नहीं है, सारी फीमेल। अच्छा बकरियां हैं जनाब, इनके पास बकरे नहीं हैं, इसलिए हम हाँ दुम्बे हैं और दूसरा तो इसलिए हम यहाँ से जाने लगे हैं। चलो और किसी जगह पे चलते हैं। अच्छा अभी हम दूसरी जगह पे आए हैं बकरों को सिलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे जो बकरे हैं हमें कुछ सेहतमंद लगे हैं। और ये याद रखें कि जो फीमेल गोट है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुर्बानी के हवाले से कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो इसलिए इस वजह से हम मेल बकरों को प्रीफर कर रहे हैं। अच्छा प्राइस नेगोशिएशन भी एक स्किल है, स्पेशली जब एक फॉरेनर है और आप ओपन मार्केट में हैं। तो यहाँ पे एक मिडिल मैन आया जिसने तकरीबन हमें डबल प्राइस बताई और बीच में पैसे बनाना चाह रहा था। जब हम इस एक्चुअल ओनर से बात की तो इसने फिर हमें 1900 टर्किश लिरा बताई है, जो कि रीज़नेबल है। हमें पता है मार्केट में इसी के रेंज में बकरे भी बिकते हैं। तो हमने इससे नेगोशिएशन के बाद इसने फिर हमें 1600 कहा, फिर इवेंचुअली 1500 और 1400 टर्किश लिरा में हमारी डील होगी। तो हमने 2 बकरों की प्राइस जो दी है इसको 2800 टर्किश लिरा दी है। अब ये प्राइस तय हो चुकी है। अब हमें जो किसाब है इनके पास उनको साथ लेके आगे इन बकरों को स्लॉटर करना है। तो दैट्स आवर नेक्स्ट स्टेप नाउ। अच्छा अब हमें ये एक चैलेंज था कि इन बकरों को ज़िबा खाने तक कैसे लेके जाना है। तो यहाँ पर इन्हीं के पास ही जो कसाब हैं वो मौजूद थे, जो सीजनल टाइप के कसाब होते हैं। इन्होंने हमारे साथ 100 टर्किश लिरा तय किया है एक बकरे का। तो ये बकरे जो टर्किश बकरे या ये जो शीप्स हैं ये बड़े फ्री रेंज ऑर्गेनिक टाइप के हैं, इनको कभी रस्सियों से नहीं बांधा जाता, तो काफ़ी हेल्थी हैं। तो इनको पकड़ना और मैनेज करना भी ट्रिकी हो जाता है, स्पेशली जिसने कभी पहले हैंडल ना किया हो। तो ये जो रेड शर्ट वाला है या ये दूसरा एक वो जो जिसने स्टिक पकड़ी हुई है, ये लोग एक्चुअली किसाब हैं, ये वहाँ पर लेके जाएंगे और इनको हमको 100 टर्किश लिरा देंगे। सो लेट्स गो देयर। अच्छा अगर आप नरम दिल के हैं और आपने कभी बकरे को ज़िबा होते नहीं देखता तो नेक्स्ट 32 सेकंड्स के लिए आप वीडियो स्किप कर दें प्लीज़। अच्छा मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ये जो बकरा अपने सामने ज़िबा करवाऊँ और जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग काम करते हैं उसी तरह। तो ये कसाब बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है और मैंने भी कुछ हेल्प की है, ये हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। ये बकरे के बड़े पीस करके हमें देंगे, खाल उतार देंगे, ये खाल अपने पास रखेंगे। फिर ये जो बड़े पीस हैं हम अपने बैग लेके आए साथ, उनमें डाल के हम एक कसाब प्रॉपर कसाब की शॉप पे जाएंगे, वहाँ पे उनको छोटा किया जाएगा और उसके बाद फिर हम उसको घर लेके जाएंगे जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या अपना पकाएंगे। ले जी हमें तकरीबन 1 घंटा लगा है नेगोशिएशन करने में, और उसके बाद जो है हमने गोश्त बनाया है, मतलब बड़े पीस करवाए हैं। ये ओपन जगह पे आके किया है, शहर के अंदर इजाज़त नहीं है, यहाँ पे जो ओपन स्पेस में हमने किया है। और यहाँ पे बाकी कसाब कोई इजाज़त है। दुबई वगैरह में जैसे थे तो वहाँ पे बिल्कुल परमिशन नहीं थी म्यूनसिपैलिटी के जो डेजिग्नेटेड एरिया के अलावा। तो यहाँ ओपन स्पेस में परमिशन है, देसी माहौल है, यही हम इंजॉय करना चाहते थे। और माशाल्लाह अरशद साहब मेरे साथ हैं, इन्होंने इनकी एक्सपर्टीज़ जो है ना उन्होंने काफ़ी काम किया है। अच्छा यहाँ पे हमें एक कसाब की दुकान खुली मिली है, वहाँ पे उन्होंने हमसे 100 टर्किश लिरा लिया है एक बकरे का, और उन्होंने हमें छोटे छोटे पीस बना दिए। ये सीरियन लड़के थे, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। और इसी के साथ ही हमारा जो ये प्रोजेक्ट था वो मुकम्मल हुआ है।
अच्छा अभी मैं तकरीबन जो गोश्त को छोटा करवाना था वो करवा के अभी निकला हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोसेस जो हमारा पूरा है 3 घंटे में मुकम्मल हुआ है। उसमें ये कि हमने पहले बकरे जाके सिलेक्ट किए हैं और उसकी वजह ये थी कि मैं टर्किश कल्चर को एंजॉय करना चाहता था। मैंने कहा देखें यहाँ पे क्या सिस्टम है, जैसे हमारा देसी माहौल होता है, लेकिन यहाँ पे ये कि बकरे बहुत थे और बकरे जो है ये ऑर्गेनिक हैं, ये फार्म से नहीं होते, ये इनको रस्सी बांधे हुए मैंने आज तक कोई बकरा टर्की में नहीं देखा कि रस्सी बांध के कहीं रखा हो। तो इसी वजह से हमने कहा हम जाते हैं जहाँ पे एक आम जो लोग वहाँ पे बकरे लेके आते हैं उनसे हमने ख़रीदे हैं और उसके बाद हमने वहीं पे एक कसाई जो थे ओपन स्पेस पे वहाँ पे जाके उनसे बात की। उन्होंने अच्छा बकरा हमारा हमें मिला है 1400 का टर्किश लीरा का, जो कि बनता है पाकिस्तानी 28,000 बनता है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान से भी इवन हमें यहाँ पे आप देखें करेंसी के डिफरेंस के बावजूद भी सस्ते मिले हैं। लेकिन अगर आप तुर्की में हैं और आप कुर्बानी करना चाहते हैं तो आपको फिर उसके लिए बेहतर यह होगा कि या तो आपके घर के करीब अगर कोई स्लॉटर हाउस है वहाँ से आप लें और वहीं पे करें। जो म्यूनसिपैलिटी के स्लॉटर हाउसेज हैं वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं और वहीं पे आप बकरा ख़रीदते हैं, उसके बाद साथ ही आप उसकी पेमेंट करते हैं, एक वो बड़े पीसेस कर देते हैं, फिर अगला जो हिसाब होता है वो आपको छोटे पीसेस करके दे देता है। तो ये आपके लिए सूटेबल है। लेकिन मैं तो एक्सप्लोर करना चाह रहा था सारा, यानी कि इस सिस्टम का, इस वजह से यहाँ पर जो था ना हमने ये तरीका चूज़ किया। और मेरे साथ एक दोस्त थे जो मैंने कहा उसकी वजह से भी कंपनी भी आपको हो जाती है, अकेले आप हैं तो ये आप सिस्टम हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा जब हम लोग अबू धाबी में थे तो वहाँ पे क्या होता था कि अबू धाबी के अंदर आप बाहर नहीं कर सकते थे। आपको जो स्लॉटर हाउसेज हैं सिर्फ उसी में जाके आपको जो है ना इसको करना पड़ता था। उसके लिए आपको बहुत टाइम, पार्किंग, बहुत बड़े हैसल्स होती थी। कभी एक दफ़ा मुझे याद है कि हमने पार्किंग ली और उसके बाद हमें तकरीबन घंटे के बाद हमारा नंबर आया कि हम बकरों तक एक्सेस कर सकें। और वहाँ जब सिलेक्ट किए तो उसका जो टोकन हमें मिला, उन्होंने टाइम दिया वो शाम का था। तो जो ईद का गोश्त हमें शाम को मिला। आप ये देख लें अभी कि यहाँ पे अभी 10:30 होने वाले हैं सुबह के। तो ईद नमाज पढ़ के और 10:30 बजे 10 मिनट मेरी घर की ड्राइव है यहाँ से, और हम इंशाल्लाह गोश्त होगा फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो पाकिस्तानी दोस्त हैं यहाँ जो हमारे वहाँ पे वर्कर्स वगैरह उनको देंगे जो साथ में हैं जिनकी कुर्बानी नहीं है। और ये हमारा जनाब आज का अभी तक का ये जो है ना बड़ा एडवेंचर है और वेरी डिफरेंट है, एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा जो है ना टर्की में हमने ये की है। तो चले देखते हैं फिर देखते हैं क्या मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।